नमस्कार, मैं हूँ सुरभि भटेरा। वेब दुनिया के इस खास सेगमेंट सेहत में आपका स्वागत है। कोविड के केस फिलहाल कम हो गए हैं, लेकिन अभी भी सावधानी बरतना जरूरी है। इस खास सेगमेंट में हमारे साथ आज मौजूद है आईआईटी कानपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल जी। सर, आपका इस सेगमेंट में बहुत बहुत स्वागत है। महामारी को लेकर नई स्टडी गणितज्ञ सूत्र मॉडल के आधार पर जारी की है, जिसमें कोविड की तीसरी लहर की संभावना बहुत हद तक कम बताई गई है। सर, इस पर सबसे पहले आपके क्या विचार है वो बताइए। इसमें एक जो महत्वपूर्ण बात समझने की है वो ये कि क्योंकि भविष्य के बारे में हम कुछ भी मान नहीं सकते कि इस प्रकार से ही होगा, कुछ अलग प्रकार से भी हो सकता है। इसलिए जब भी हम इस तरह के प्रेडिक्शंस करते हैं कि तीसरी लहर होगी तो कब होगी कि नहीं होगी, तो उसके लिए कुछ अनुमान पहले लगाए जाते हैं जी। और वो अनुमानों को बड़ा स्पष्ट शब्दों में कहा जाता है कि ये हमारे अनुमान है, और एक बार ये अनुमान मान लेते हैं तो इस प्रकार से तीसरी आगे में इसका कोविड का पैंडेमिक का प्रोग्रेशन होगा। तो जब तीसरी लहर की संभावना कम तब है जब जो अभी डेल्टा वेरिएंट है भारत में सबसे अधिक लगभग सब हो चुका है और वही रहता है, कोई नया वेरिएंट नहीं आता इसके स्थान पर। डेल्टा वेरिएंट ही मुख्य रूप से रहता है पूरे देश में। उसके अगर इस संभावना को और इस अनुमान डाल देते हैं तब तीसरी लहर की कोई विशेष रूप नहीं दिख रहा है। थोड़ा बहुत संख्या बढ़ सकती है केसेस की, लेकिन ज्यादा नहीं। सर, देखा जाए तो अभी जो दूसरी लहर आई थी उसके बाद से कोरोना का वेरिएंट जो है वो लगातार बदलता जा रहा है और उसे म्यूटेट करने में, उसे जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए भी कैच करने में मतलब कहीं ना कहीं बहुत हद तक प्रॉब्लम आ रही है। देखिए, म्यूटेशन हर समय होते रहते हैं, उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, लेकिन सवाल यह है कि ऐसा म्यूटेशन क्या आएगा जो डेल्टा से भी अधिक संक्रमण फैलाने वाला हुआ। वो अभी तक कोई नया दिखा नहीं है। बीच में डेल्टा प्लस के बारे में बात चल रही थी, लेकिन वो डेल्टा से अधिक संक्रमण करने वाला नहीं निकला। तो अभी भी डेल्टा ही है लगभग हर जगह मुख्य रूप से। नया म्यूटेंट आता है डेल्टा के, अगर हम ये अनुमान लगाते हैं कि कोई नया म्यूटेंट आए डेल्टा से भी ज्यादा संक्रमित करने वाला, तो उसके अनुसार भी हमने अनुमान एस्टिमेशन अपने किए हैं कि यदि डेल्टा से लगभग 50% ज्यादा तेजी से फैलने वाला म्यूटेंट आता है तब तीसरी लहर जरूर आएगी और उसका संख्या लेकिन बहुत अधिक नहीं होगी। दूसरी लहर जितनी तो बिल्कुल नहीं होगी, पहली लहर के अनुपात में लगभग उसी अनुपात में रहेगी, पहली लहर के आसपास। जी। सर, अभी तक आपने जिस हिसाब से अभी तक एक अंदाजा लगाया है कि नवंबर तक थर्ड वेव आ सकती है, वहीं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन जो है उनका ये मानना है कि तीसरी लहर सितंबर से अक्टूबर में आ सकती है। तो इसमें कोई विशेष अंतर नहीं है। देखिए, उसमें सब अपने अलग अलग अनुमानों के अनुसार चलते हैं। जैसे मैंने कहा, कुछ भी आपको भविष्य के बारे में कहना हो तो अनुमान अपने बनाने पड़ते हैं। तो हमने जो अनुमान बनाया कि नया म्यूटेंट सितंबर के आखिर तक आएगा, तो उसकी अधिकतम स्तर जो होगा वो नवंबर में होगा। लेकिन यदि नया म्यूटेंट पहले मान लेते हैं कि अभी अगले हफ्ते 10 दिन में आ जाता है, तब उसके अधिकतम स्तर अक्टूबर में होगा। तो इस पर निर्भर करता है कि आपने क्या अनुमान लगाया। जी। सर, अगर देखा जाए तो अब सब कुछ एक तरीके से अनलॉक हो चुका है, तो कहीं ना कहीं थर्ड वेव के लिए वो चीज भी जिम्मेदार है। देखिए, अनलॉक तो आपको करना ही पड़ेगा, आप जिंदगी भर तो लॉकडाउन में नहीं रह सकते, तो इसलिए कोई इसमें अनलॉक की जिम्मेदारी इसमें कोई विषय नहीं। जैसे मैंने कहा कि यदि डेल्टा वेरिएंट ही रहता है तो अनलॉक से भी कोई खास अंतर नहीं पड़ने वाला। किस तरह से थर्ड वेव को रोका जा सकता है अगर थर्ड वेव आती है? अगर दूसरे क्षेत्र या दूसरे राज्य, केरल है, कर्नाटक है, वहां ओडिशा है, वहां अगर देखे जाए तो लोग तेजी से कोविड की चपेट में आ रहे हैं, इवन बच्चे तक भी चपेट में आ रहे हैं। तो सर, थर्ड वेव को रोकने का रास्ता क्या है अगर लोग अनलॉक करते हैं? तो मैं कह रहा हूँ कि थर्ड वेव आएगी ही नहीं यदि आप डेल्टा वेरिएंट ही रहता है तो। जी। तो अनलॉक करने में से
कुछ नंबर बढ़ सकते हैं अवश्य, लेकिन जैसे राज्यों में जहां सीरो पॉजिटिविटी या इम्यूनिटी अधिक मात्रा में है, जो ICMR के सीरो सर्वे के द्वारा निकल के आया है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार राज्यों में सीरो पॉजिटिविटी काफी अधिक है। तो यहाँ पे संभावना और भी कम हो जाती है कुछ भी संख्या बढ़ने की, थोड़े बहुत बढ़ने में कोई विशेष अंतर नहीं पड़ेगा। केरल का आपने नाम लिया, केरल में संख्या इसलिए अभी तक काफी अधिक है क्योंकि वहां पे सीरो पॉजिटिविटी अधिक नहीं है। इसका मतलब इस समय वहां पे आधी जनसंख्या जो है वो अब इम्यून नहीं है, तो उनमें पूरी तरीके से फैल रहा है उस समय संक्रमण। मध्य प्रदेश जैसे राज्य में वहां पे तो इस समय लगभग 3/4 लोगों में तो इम्यूनिटी आ ही चुकी है, तो इसलिए वहां पे बहुत अधिक फैलने की संभावना नहीं दिखती। जी, तो सर कहीं ना कहीं अब जैसे को अगर देखा जाए तो केरल में केसेस बढ़ रहे हैं और मध्य प्रदेश में अभी कम है, तो एक हर्ड इम्यूनिटी भी प्रभावी है क्या यहाँ पे, मतलब वो कारगर हो रही है यहाँ पर? जी वही है, इस पे निर्भर करता है कि आप हर्ड इम्यूनिटी के कितने नजदीक हैं। केरल अभी काफी दूर है, मध्य प्रदेश काफी नजदीक है, इसलिए मध्य प्रदेश में या कुछ अन्य राज्यों में ज्यादा संक्रमण फैलने की संभावना नहीं दिख रही केवल। लेकिन तब भी जैसे मैंने कहा कि ये बहुत आवश्यक है ये समझना कि ये कुछ अनुमानों पर आधारित है, और सबसे बड़ा मुख्य अनुमान उसमें यह है कि डेल्टा वेरिएंट ही मुख्य रूप से रहता है देश में, प्रदेश में कोई नया म्यूटेंट नहीं आता। तो यह है मुख्य संक्षेप में एक आकलन हमारा। जी सर, अभी अगर देखा जाए तो अगर थर्ड वेव, आप जैसे बता रहे हैं कि थर्ड वेव बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं होगी और सेकेंड वेव बहुत ज्यादा खतरनाक थी, तो सर क्या अंतर रहेगा इनमें, मतलब क्या अंतर रहा है और किस वजह से सेकेंड बहुत ज्यादा खतरनाक थी और थर्ड को अपन इजी रख सकते हैं? वही सर, ये पूरी तरह से निर्धारित हो रहा है कि कितनी जनसंख्या में इम्यूनिटी है। अच्छा। जब सेकेंड वेव प्रारंभ हुई थी उस समय सिर्फ 1/4 जनसंख्या में इम्यूनिटी थी, 3/4 जनसंख्या में इम्यूनिटी नहीं थी। इस समय सिर्फ 3/4 जनसंख्या में इम्यूनिटी आ चुकी है और 1/4 में ही नहीं है, तो 50% का अंतर है दूसरी वेव के पहले और इस समय। और यही मुख्य कारण है कि जो अब आगे भविष्य में दिख रहा है कि अधिक कोई इम्पैक्ट इसका या समस्या नहीं होगी। तो सर अब वैक्सीनेशन की बात की जा रही है कि थर्ड वेव आ सकती है तो बूस्टर डोज भी लगाना पड़ सकता है, इस पर क्या कहेंगे? वैक्सीनेशन सबसे पहले तो इनका सबका जो जितने वयस्क लोग हैं उनका 2 शॉट लग जाए जी। उद्देश्य इस समय और टारगेट वही है। बूस्टर डोज की थोड़ी बहुत बात चल रही है, लेकिन अभी तक ये स्पष्ट रूप से निकल के नहीं आया है कि बूस्टर डोज कब लगनी चाहिए, तो अभी थोड़ा उस पर काम और भी करना बाकी है, तो इसलिए अभी बूस्टर डोज की बात शायद थोड़ा जल्दी है उसका। सर अभी रिसेंटली आज ही के दिन में ओडिशा में करीब 100 से ज्यादा बच्चे कोविड की चपेट में भी आए हैं और उनमें मौत भी हुई है, तो सर थर्ड वेव में बच्चों का किस तरीके से ध्यान रखना जरूरी है और उन लोग को खतरा है इधर थर्ड वेव में? देखिए, पहली वेव हो या दूसरी वेव हो या आगे भविष्य हो जी, बच्चों में जो देखा गया है, डॉक्टर गुलेरिया जो एम्स के डायरेक्टर हैं वो बहुत अच्छे से इसके बारे में कहा है कि जो बच्चे हैं उनमें संक्रमण फैलता है। अगर आप देखेंगे कितने प्रतिशत बच्चों में इम्यूनिटी है, वो लगभग थोड़ा कम है वयस्कों से, लेकिन बहुत अंतर नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि बच्चों में भी काफी संक्रमण फैला है, लेकिन बच्चों में देखा गया है कि उनमें संक्रमण का अधिक प्रभाव नहीं होता, बहुत कम हॉस्पिटलाइजेशन वाली स्थिति आती है बच्चों में। मुख्यतः वही बच्चों में आती है जिनमें किसी न किसी प्रकार की कोमॉर्बिडिटी को।
जी। तो जो अभी आपने उड़ीसा का बात करी, तो बच्चों में संक्रमण निकलना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उसमें यदि ऐसे बच्चे हैं, अब कुछ बच्चे जिनमें कोमॉर्बिडिटी हुई उनको हॉस्पिटल की आवश्यकता भी पड़ सकती है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं आया है, दिखा है कि सामान्य बच्चों में कोई अधिक प्रभाव पड़ रहा है इसका। सर, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यह थे हमारे साथ आईआईटी कानपुर से वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल जी, जिन्होंने हमें बताया कि कोविड की थर्ड वेव बहुत ज्यादा अधिक खतरनाक नहीं है, लेकिन फिर भी सतर्कता बरतना बेहद जरूरी है। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए pragdunia.com।